नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आखिर वो दिन आ ही गया ना जिसका देश के अंडभक्तों को और भारतीय जनता पार्टी को इंतजार था कि सीमा पे हमारे सैनिक कब मरें, कब उनकी मार्केटिंग करने के लिए बाहर निकलें। 45 दिनों से ये झड़प चाली थी लद्दाख में और चाइना और भारतीय सेना के बीच में, लेकिन हमारी सरकार सोई हुई थी। एक 1.5 फुटिया के सैनिक आते हैं, हमारे सैनिकों को मार के चले जाते हैं, और वो सैनिक आते हैं जिनकी पूरी आंख तक नहीं खुलती है ठीक से। मैं उन तमाम 1.5 फुटिया और आधी खुली आंखों से कहना चाहता हूं, वो हक्का नूडलों से कहना चाहता हूं कि बेटा, हमारे देश की जो सरकार है वो कमजोर है, हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है वो कमजोर है, लेकिन हमारी देश की सेना कमजोर नहीं है। मैं उस तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, आज वो समय है, हमें अपने सेना के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं पूरे देश के साथ आह्वान करता हूं, मोदी जी से कहता हूं कि मोदी जी, पूरा देश, सारी राजनीतिक दलें, सारे लोग आपके साथ हैं। इस घटना का पूरा जवाब आपको देना है, मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। लेकिन आप बिजी हैं बिहार के चुनाव में, पूरे मजदूर यहां से चले गए, एक अन्न का दाना आप नहीं खिला पाए। आप जब से इस तरह की राजनीति में आए हैं, हमें शर्म आता है कहते हुए कि देश का अब तक के इतिहास में सबसे नाकाम और हारे हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज दुर्भाग्य है देश का कि आप जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश के केंद्र में बैठा हुआ है, जो केवल राजनीति कर सकता है शहीदों की लाशों के साथ में। हमने देखा पुलवामा में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आपने वोटों की भीख मांगी सैनिकों की लाशों पर, और उसके साथ ही जो पैसे शहीदों के परिवार को जाने थे वो पैसे तक आप खा गए, उसका एक फूटी कौड़ी शहीदों के परिवारों तक नहीं पहुंची। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले बिहार चुनाव में आप इस घटना का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, और उसकी आशंका मुझे इस तरह लग रही है क्योंकि एबीपी न्यूज पे आज 2 बजे का एक चैनल पे जो न्यूज चल रही थी उसमें खुला बताया गया है कि जो शहीद हुए हैं लद्दाख में, जो सैनिक मरे हैं, उसमें अधिकतर बिहार रेजिमेंट के लोग हैं, सैनिक हैं। मतलब आपकी तैयारी, ये संयोग है या प्रयोग मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं आप लोगों, तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की थी देश में ऐसी सरकार चुन के जो अपने ही लोगों की शहादत, अपनी ही सेना को शहादत कराने पे मजबूर कर देता है और उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदों में लेता है। मैं बताना चाहता हूं, इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, देश का हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने इस पार्टी को मतदान दिया है, क्योंकि आज उन्हीं की गलतियों की सजा पूरा देश भुगत रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे आप चिल्लाते हैं बाइकॉट चाइना, बाइकॉट नेपाल, लेकिन एक बार, केवल एक बार इस देश में बाइकॉट बीजेपी करके देखिए, देश सुधर जाएगा। देश के अंदर जो अशांति है, जो पनवती है, वो खत्म हो जाएगी। एक बार एक कोशिश करके देखें। बाइकॉट बीजेपी ही सारी समस्याओं का जड़ हल है, और इस देश में जब से 2014 से ये सरकार आई है, पता नहीं मेरे देश को क्या पनवती लग गई है। आज तक 50 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चाइना इतने अंदर आके हमारे सैनिकों को मार के चला जाए। इन 50 सालों में आज तक कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि नेपाल, जो हमारा मित्र, एक हिंदू राष्ट्र, हमारे लोगों के हमारी सीमा में आके फायरिंग करके हमारे लोगों को मार के चला जाता है। ये मोदी जी की उपलब्धि है, और इस समय देश को हमारे सेना के साथ खड़े होने की जरूरत है। उस समय केवल हमारे जो राजनेता हैं वो बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, एलईडी स्क्रीन लगा के लोगों को बता रहे हैं कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं। अरे भाई साहब, हमारे मध्यम परिवार के लोगों को राशन की जरूरत है, उनकी नौकरियां जा चुकी हैं, सैलरी नहीं आ रही है, घर का भाड़ा उनको भरना है, घर मालिक रोज उनको गाली गलौज कर रहा है, बैंक की ईएमआई भरने के लिए बैंकों से फोन आ रही है, उनको गालियां पड़ रही हैं, स्कूल की फीस भरने के लिए उनको गालियां पड़ रही हैं, स्कूल का दबाव है कि फीस भरा जाए, उस समय जब उनकी आमदनी शून्य है। इसमें तो सरकार आपकी तरफ से कोई योगदान नहीं रहा है। कम से कम आप आरबीआई को बोल के ये ईएमआई टाल सकते थे, कोई माफ नहीं करने को कह रहा है आपसे। हम ये जो मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास परिवार है ना, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना देश चलाता है, वो प्रॉपर टैक्स भरता है जिसके पैसे से आप अपनी सरकारें चलाते हैं। कोई रियायत नहीं मांग रहा है, न वो कहता है कि हमारी बिल माफ होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, या हमारी लोन माफ होने चाहिए। वो केवल इतना कह रहा है कि अगले 4 महीने 5 महीने का मोहलत दिया जाए। लॉकडाउन आपकी खुरापात थी, जिस समय लॉकडाउन करना था, लोगों को समय देना चाहिए था, उस समय आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में बिजी थे, जिसका खामियाजा आज पूरा देश में 3.5 लाख कोरोना वायरस फैले हुए हैं, पेशेंट हैं। और जिस समय
सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट उस समय आप लॉकडाउन हटा देते हैं क्योंकि बिहार में आपको चुनाव कराने हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको किसके लिए चुना गया था देश में? आपको केवल इसके लिए चुना गया था कि आप चुनाव लड़े और जीते? आपको केवल इसके लिए चुना गया था कि आप दूसरे दलों के विधायक सांसद खरीद के अपनी सरकारें बनाएं? आपको केवल इसके लिए चुना गया था कि आप पीएम केयर फंड के लिए पैसे जमा करें? पुलवामा के शहादत में जो सैनिक मरे हैं उनके मदद के लिए जो पैसे आए वो खा के आप हजम कर जाएं, इसके लिए आपको चुना था? आप ही ने कहा था ना कि घरों के मालिक पैसे ना लें, भाड़ा ना लें, बैंकों की ईएमआई नहीं जाएगी, और आप वही है ना जो मजदूरों को किराया तक आपने लिया था। आपकी कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है मोदी जी, माफ करिएगा। आप इस देश के सबसे नाकाम और हारे हुए प्रधानमंत्री हैं, ये मुझे कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है। और मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आज के समय अगर आप सेना के हमारे जवानों का मनोबल नहीं बढ़ा पाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने ही देश के अंदर गद्दारी कर रहे हैं। भारत का हर नागरिक इस समय हमारी सेना के साथ खड़े रहना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं लोगों से कम इस न्यूज चैनलों को सही जवाब दो। आप सुनिए ये मोहतरमा क्या कह रही हैं। अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है। क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। मतलब हमारे सैनिक अगर वहां पे मर जाएं तो सेना की जिम्मेदारी होती है, और अगर यही सेना जाके पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आए तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। ऐसा दोगलापन हमने आज तक इतिहास में नहीं देखा था जो आप लोग चला रहे हैं। मैं तमाम भारतीय लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने की जरूरत है। इनका सोशल मीडिया बहिष्कार होना चाहिए, इनके चैनलों को अनसब्सक्राइब करिए। ये देश के साथ नहीं है, ये केवल मोदी जी के तलवे चाटने में बिजी हैं। और मैं निवेदन करता हूं कि देश के जनता को ये समझना चाहिए कि हमने जो गलतियां की हैं अब उसे सुधारने का मौका हमारे पास आने वाला है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। और इस जैसे लोगों को, इस जैसी सरकार को, जो भारत की सरकार गरीबों की सरकार है ही नहीं, ये सिर्फ अमीरों के लाखों करोड़ों रुपए माफ कर सकते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग की परिवार की ईएमआई रोकने के लिए एक ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ये बैंकों को ये नहीं कह सकते कि आप ईएमआई 3 महीने 4 महीने बाद लो। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए नहीं कह सकते कि आप 4 महीने बाद भरो। ये स्कूल को बंदिशें नहीं डाल सकते कि आप अभी उनसे फीस मत लो। अभी कहां से किसी का रोजगार चल रहा है, और जिसके पास नौकरियां बची थी वो भी जा चुकी हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये स्कूल फीस तभी तक ली जाएगी जब तक सारे लोग उसके पैसे ना भर दें। और जैसे ही एक बार ये फीस भर दिया जाएगा, स्कूलों को लॉकडाउन में बंद कर दिया जाएगा, ये बताते हुए कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है। आपने फीस भर दी लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि अधिकतर जो स्कूलें हैं वो राजनेताओं के हैं, नेताओं के हैं, उनके संरक्षण में चलते हैं। एक बार उनको पैसा मिल गया वो लॉकडाउन में ये स्कूलें बंद कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को फिलहाल इस समय स्कूल नहीं भेजना चाहिए। मेरे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे चलेगा, लेकिन कम से कम जिंदा रहेंगे। मैं इस साल अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा, ना ही उसकी कोई प्रक्रिया करूंगा। मैं घर से उनको पढ़ाऊंगा, उनको डिजिटल एजुकेशन देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनकी जान हथेली पे रख के मैं उनको स्कूल नहीं भेजूंगा। और उस समय जब देश का 3.5 लाख के ऊपर कोरोना वायरस है, मैं तब तक अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा जब तक इस देश में एक भी कोरोना पेशेंट जिंदा रह गया। जब तक देश में 0 कोरोना पेशेंट नहीं होंगे, मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा। क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे हैं, ये कभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। और हमारे लिए सबसे बड़ी खतरा हमारी जिंदगी, हमारी मेहनत है, हमारे बच्चे हैं। मैं उनसे जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो कृपया मुझे माफ करें, मैं बागी तो बागी ही सही, मैं दंगाई तो दंगाई ही सही, लेकिन मैं अपने बच्चों की कुर्बानी इस सरकार के जेब भरने के लिए तो बिल्कुल नहीं दूंगा। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और मजबूती के साथ आवाज उठाएं। देश के लिए जरूर आवाज उठाएं, देश के साथ रहें, अपनी सेना के साथ रहें। हम सब आपके साथ हैं। कृपया आप बिंदास होकर, सेना को मैं कहना चाहता हूं पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।